नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इजरायली प्रोफेसर युवल नोह हरारी के बारे में। युवल नोह हरारी एक इतिहास का प्रोफेसर हैं जो जेरूसलम विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। वो 2015 से एकदम से दुनिया में लोकप्रिय हो गए और उसका कारण यह है कि उन्होंने एक नए प्रकार के इतिहास की रचना की है। सामान्यतः इतिहास लिखने वाले विद्वान किसी समय विशेष, काल विशेष, किसी जगह विशेष, किसी घटना विशेष, किसी प्रवृत्ति के बारे में या व्यक्तियों के बारे में इतिहास लिखते हैं और शोध करके उसको एक बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन हरारी ने जो इतिहास लिखा है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। उसने हिब्रू भाषा में पहले उस इतिहास को लिखा, जो बाद में अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट हुआ 2015 में, उसके बाद से वो विश्वविख्यात हो गए। उन्होंने उस समय के बारे में लिखा है जब मनुष्य चिंपांजी से मनुष्य बना था। अब ये कुछ हद तक तो कपोलकल्पित है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन एक बड़ी तार्किक ढंग से हरारी ने इसको प्रस्तुत किया है। और तब से लेकर वो अब तक का जो इतिहास है वो लिखा है कि मनुष्य कैसे एक छोटे से जीव से, जो कि बाकी सब बड़े बड़े जीव से डरता था, भयभीत रहता था, उससे धीरे धीरे उसने कैसे इस पूरे प्लेनेट पर, पृथ्वी पर अपना राज जमा लिया है। ये बड़ी एक ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उसने पहले तो अब तक एक ये लिखा था कि कैसे मनुष्य दूसरे जीवों से मनुष्य बना, और उसके बाद में उसने पूरी दुनिया पर कैसे आधिपत्य जमाया। ये उसकी पहली किताब थी जिससे वो लोकप्रिय हुआ, और जिसका किताब का नाम है सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। उसके बाद उसने दूसरी पुस्तक लिखी और उसने लिखा मनुष्यों के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं और उनका भविष्य कैसा है। यानी अब तक तो मनुष्य यहाँ तक आए और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर आधिपत्य जमाया, अब आने वाले वर्षों में मनुष्य क्या कर सकता है, एक इमेजिनरी फ्यूचर उसने बताया है। और वो किताब उसने दूसरी पुस्तक लिखी, वो है होमो ड्यूस, ए हिस्ट्री ऑफ, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। और तीसरी किताब उसने अभी 2 वर्ष पहले लिखी है, वो लिखी है 21 लेसन्स ऑफ फॉर द 21st सेंचुरी। ये 3 पुस्तकें उसने लिखी है। पिछले कुछ वर्षों से, 3-4 सालों से वो सारे YouTube चैनल पर छाया हुआ है और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पश्चिम में उसको लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं, बहस करने के लिए बुलाते हैं और बातचीत करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उसने बड़े ही अनूठे ढंग से और बड़े ही तार्किक ढंग से ये जो मनुष्य का जो विकास हुआ है इसको उसने प्रस्तुत किया है। और उससे ऐसा लगता है कि जो कुछ उसने कहा है अगर उसको हम सही मानते हैं तो आगे आने वाला इतिहास भी इसी प्रकार का होगा। उसने क्या कहा है मूल रूप से हरारी का तर्क यह है कि मनुष्य में और दूसरी प्रजातियों में एक मूलभूत अंतर था, जिसके कारण से मनुष्य इतना शक्तिशाली बनता गया। मनुष्य फिजिकली सबसे शक्तिशाली नहीं है और दिमाग में भी सबसे शक्तिशाली हम कहें ऐसा नहीं है, और दूसरे जीव जंतुओं में भी दिमाग होता है स्वयं की रक्षा करने का। उनमें सेंस ज़्यादा, खतरे को महसूस करने का सेंस हमसे बहुत ज़्यादा होता है। कई पशु हमसे ज़्यादा दूर तक अलग अलग चीज़ों को सूंघ कर मालूम कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है, कौन व्यक्ति, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खतरा है क्या नहीं है। देख सकते हैं दूर तक, सुन सकते हैं दूर तक। तो अलग अलग जो इंद्रियां है हमारी, उन सब में कोई न कोई जंतु हमसे बेहतर है। लेकिन फिर भी मनुष्य सबसे ज्यादा प्रभावी कैसे बना? हरारी का कहना है कि मनुष्य में एक विशेषता थी, और वो विशेषता यह थी कि वह बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कोई कार्य कर सकता था। यानी बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर
तो जैसे मधुमक्खियां होते हैं, उनका छत्ता होता है तो वो भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक काम कर सकती है, उस छत्ते पर इकट्ठा हो जाए या कोई एक मिशन को वो अकम्प्लिश करे। लेकिन मनुष्य जब काम करता है तो वो बहुत से काम कर सकता है व्यवस्थित ढंग से, पहली बात, बहुत बड़ी संख्या में। दूसरी बात, वह इस बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होने के लिए उसमें जो एक विशेषता है जो दूसरे जीव जंतुओं में नहीं है, वो है उनकी सोचने की या इमेजिन करने की शक्ति। तो पावर ऑफ इमेजिनेशन मनुष्य की एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। और तो हम जानते ही हैं कि विवेक होता है, हाथ पैर उसके खुले हुए होते हैं वगैरह, मनुष्य का मस्तिष्क शरीर की तुलना में बहुत बड़ा होता है ऐसे वगैरह। लेकिन जो नई बात हरहरी ने बताई वो ये है कि मनुष्य की जो इमेजिन करने की शक्ति होती है, उस इमेजिनेशन के आधार पर वो बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर देती है एक विशेष कार्य के लिए, और वो कार्य परिवर्तित होते रहते हैं। और वो इमेजिनेशन के बहुत से स्वरूप हैं जिनको हम सत्य मान लेते हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन को सत्य मानना ये केवल मनुष्य ही करता है। इसलिए हम फिक्शन में विश्वास करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम झूठ में विश्वास क्यों करते हैं? जैसे आप देखिए कि आप कोई किताब पढ़े और वो कोई बहुत अच्छा उपन्यास हो, उसमें कोई ऐसी कहानी आए दर्दनाक, तो हम उससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी उपन्यास को पढ़कर हमको जोश आ जाता है। हमारे जो इमोशंस हैं वो उस फिक्शन से प्रभावित होते हैं और उस फिक्शन से हम जुड़ जाते हैं। हम सिनेमा देखते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है, हम अपने आप को हीरो मानने लगते हैं और उसके अनुरूप आचरण करने की कोशिश करते हैं। ये जो विशेषता है मनुष्य की कि वह एक तो इमेजिन करता है, वह कल्पना करता है और उस कल्पना में विश्वास भी करने लगता है। और आज के युग में आप देखिए, जब हम ऑल्टरनेटिव ट्रुथ की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सच जो है वो नहीं है, पोस्ट ट्रुथ में हम पहुंच गए हैं, झूठ ही झूठ चारों तरफ फैलाया जा रहा है और हम उसमें विश्वास भी करते हैं। हम कितनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें, लेकिन हम स्वयं उसमें विश्वास करते हैं कि व्हाट्सएप में ये आया था। हम झूठ को विश्वास करना जानते हैं और ये उस मनुष्य की शक्ति है, क्योंकि इसी से बहुत सारे व्यक्ति एक साथ एक जगह पर एकत्रित हो सकते हैं। तो हरारी ने जो विशेषता बताई मनुष्य की, वो विशेषता उस इमेजिनेशन पर आधारित है, पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति। और इसके बहुत से उदाहरण उसने दिए कल्पनाओं के, जिसको जानकर हमको आश्चर्य होगा। वो कहता है कि धर्म भी एक कल्पना है, राष्ट्र एक कल्पना है, समुदाय एक कल्पना है, बहुत सारे अधिकार जिसे हम कहते हैं वो भी एक कल्पना है, इस पर हम बिलीव करते हैं। परंतु वो कहता है कि वो जो डॉलर है, मनी है, वो भी एक कल्पना है। हम लोग आपस में इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि इसका मूल्य क्या है, वो कोई रियलिटी नहीं है। उसका उदाहरण उसने दिया कि अगर दो चिंपांजी हो और एक चिंपांजी के पास केला हो, दूसरे चिंपांजी के पास सेब हो, एप्पल हो, और अगर चिंपांजी उसको एक्सचेंज करना चाहे तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। उनको ये आता है कि वो केला देकर एप्पल ले ले या एप्पल देकर केला ले ले, लेकिन वो 5 रुपए का नोट देकर केला नहीं खरीद सकते, क्योंकि 5 रुपए के नोट में उनको विश्वास नहीं है। ये इमेजिनेशन है, ये केवल मनुष्य कर सकता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के इमेजिन करने की जो शक्ति है वो उसकी सबसे बड़ी प्रमुख शक्ति है, जिससे उसने इस पृथ्वी पर अपना राज जमाया है। ये हरारी का मूल तर्क है, तो इसने बड़े विस्तार से अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है। अब वो भविष्य के बारे में जो बात करता है और जिसके बारे में आजकल वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और हम लोगों को भी बात करनी चाहिए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वह ये कहता है कि जो एक फेज अब तक मनुष्य का था, जिसमें वो कल्पना लोक का निर्माण करके इस पृथ्वी पर नियंत्रण करने में सफल हुआ, उसी कल्पना में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया। लेकिन अब धीरे धीरे आने वाले समय में उसका ये मानना है, और वो कहता है कि मेरा मानना तो ये है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शायद ऐसा ना हो तो अच्छा है, लेकिन उसे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है
क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे बहुत मजबूत होती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा, वो मानता है कि समय बहुत दूर नहीं है, 40-50 वर्ष बचे हैं अभी, यानी 21वीं शताब्दी के अंत होते होते ऐसा समय आ जाएगा जब जो मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे जो चलती है, वो हमको नियंत्रित करने लगेगी। अब तक तो हम पृथ्वी को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा निर्मित मशीनें हमको नियंत्रित करने लगेगी। और उसके उदाहरण उसने दिया है कि आज हमको मशीनों पर ज़्यादा विश्वास होता जा रहा है मनुष्यों के बजाय। अब तक तो हमने विकास किया है मनुष्यों में विश्वास करके, अब हमें मनुष्यों के बजाय हम मशीनों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसका सबसे साधारण जो उदाहरण है जिसको हम सब लोग जानते हैं कि आज किसी डॉक्टर के पास आप जाए तो डॉक्टर आपको पहली मीटिंग में सिर्फ टेस्ट लिखता है कि आप जाकर ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, फिर उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके आधार पर वो आपका इलाज आरंभ करता है। यानी वो समय अब समाप्त हो गया है कि डॉक्टर आपको देखकर, आपको स्वयं परीक्षण करके, आपकी नाड़ी को देखकर या आपको स्वयं का परीक्षण करके इलाज करे। वो कहता है कि मैं आपको जानता ही नहीं, मशीन जो आपको बारे में बताएगी मैं उसी के अनुरूप कार्य करूंगा। और उसका एक कारण, नेगेटिव कारण तो ये भी है कि डॉक्टर भी बस कहने लगे अगर मान लो इलाज सही नहीं हो तो जो मरीज है वो मुकदमे कर दे, लड़ाई करे उनसे, तो वो कहता है भैया आपकी मशीन में जो आया था मैंने उसके अनुसार इलाज किया है। तो और इसको करने से जो आजकल डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर बैठे हो, आप उससे बात कर लीजिए, उसको अपना प्रेस्क्रिप्शन भेज दीजिए, उसको अपनी समस्या बता दीजिए, उस समस्याओं का वो टेस्ट करवा लेगा, उस टेस्ट के जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट से वो आपको दवाई बता देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बायोलॉजी में तो बहुत एंटर कर चुकी है। धीरे धीरे हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ये और भी देखें तो हम धीरे धीरे मनुष्य की इसके अलावा जो दूसरी गतिविधियां उस पर भी नियंत्रण करने वाली है और करती जा रही है कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम किसके साथ रहने से ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, इसके बारे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। इसका एक उदाहरण हम लोग जानते हैं कि आप अमेज़न पर अपनी किताब मंगाइए या कोई आप चीज़ खरीदिए, आपने एक बार अगर कोई चीज़ खरीद ली तो अमेज़न आपके बारे में एक निर्णय लेगा कि आपको ऐसी चीज़ें पसंद है या ऐसी पुस्तकें पसंद है, तो वो तुरंत आपके ऊपर बम्बार्ड कर देगा ईमेल के द्वारा, या जब अमेज़न खोलेंगे तो आपको रिकमेंडेशन देगा कि आपको जो किताब आपने पढ़ी है इससे लगता है कि आपकी रुचि इस प्रकार की किताबों में है, तो ऐसी नई किताब ये आई है, इसको पढ़ें। या आपने कोई वस्तु खरीदी है तो आपकी रुचि इस वस्तु में है, तो ऐसी दूसरी वस्तुएं ये है जिनको आपको खरीदना चाहिए। तो यानी आपको अपने बारे में जो ज्ञान है उससे भी ज़्यादा ज्ञान अमेज़न को होता जा रहा है। वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हरारी का ये कहना है कि आने वाले 50 वर्ष में ये पृथ्वी पर जो नियंत्रण मनुष्यों का है वो खतरे में पड़ जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जो मशीनें हैं वो मनुष्य को नियंत्रित करने लगे, क्योंकि मनुष्य के बारे में जानकारी उनको ज़्यादा होगी, उनके पास डेटा ज़्यादा होगा, डेटा का एनालिसिस करने की पावर ज़्यादा होगी और उसके परिणाम निकालने की पावर ज़्यादा होगी बनस्पत मनुष्यों की। ये खतरा हरारी बता रहा है। आजकल बहुत से वीडियोस आप देखो, बहुत जगह वो लेक्चर देने जाता है, वहाँ पर इस बारे में बहस होती है। तो उसको मैंने आपको संक्षेप में बताया कि हरारी किस प्रकार से इस काम को कर रहा है। ये आज हम हरारी के बारे में इतनी बात करें, आने वाले समय में बात करेंगे कि ये हरारी भारतीय समाज के संदर्भ में अगर हम हरारी की बात करें तो फिर हरारी की ये जो डिस्कशन है, बहस है, ये कितनी उपयुक्त है भारतीय समाज के लिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नमस्कार।